विधानसभा चुनाव में महायुति ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर महाविकास अघाड़ी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी तो वहीं विपक्ष के नेता की कुर्सी के लिए संकट खड़ा हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि महाविकास अघाड़ी की एक भी पार्टी 29 तक का आंकड़ा तक पार नहीं कर सकी। महाराष्ट्र का इस बार का चुनाव अस्तित्व की लड़ाई को लेकर था। ऐसा इसलिए क्योंकि एकनाथ शिंदे हो, उद्धव ठाकरे हो या फिर अजित पवार या शरद पवार, हर कोई अपनी असली पार्टी का दावा ठोक रहे थे। यही वजह थी कि शरद पवार परिवार समेत कई राजनीतिक परिवारों के सदस्य एक दूसरे के खिलाफ थे। चुनाव में किसी को जीत मिली तो किसी को अपनों ने ही हरा दिया। शरद पवार के भतीजे अजित पवार अपने सगे भतीजे के खिलाफ बारामती से चुनाव लड़ रहे थे। बारामती में उन्होंने एक बार फिर बड़ी जीत दर्ज की। अजित पवार ने अपने बड़े भाई के बेटे योगेंद्र पवार को 1 लाख से अधिक वोटों से हराया और 8वीं बार जीत हासिल की। महाराष्ट्र में ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली जहां किसी ने अपनी बेटी को हरा दिया तो कोई अपनी बहन से जीत गया। मामला है छत्रपति संभाजी नगर जिले के कन्नड़ विधानसभा सीट की, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राव साहब दानवे की बेटी संजना जाधव एक्स हस्बैंड के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। हर्षवर्धन जाधव को 18,201 वोटों के अंतर से हरा दिया। अहेरी से एनसीपी शरद गुट के नेता और राज्य मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम अपनी बेटी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने बेटी भाग्यश्री आत्राम को भारी अंतर से हराया। नांदेड़ के लोहा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के पूर्व लोकसभा सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर ने अपनी बहन के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतर गए। प्रताप पाटिल को 70,000 से ज्यादा वोट मिले, तो वहीं आशाबाई शिंदे को सिर्फ 19,786 वोट ही मिले। मतलब साफ है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्ता पर काबिज होने के लिए लोगों ने रिश्ते को ही दरकिनार कर दिया। कहावत सही है, सत्ता के लिए लोग रिश्ते और परिवार तक को भी ताक पर रख देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद, यूं कहें महायुति गठबंधन की बड़ी जीत के बाद अब बीजेपी का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन परेशानी बढ़ेगी तो कट्टरपंथियों की, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद, बम्पर वोट मिलने के बाद अब मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार जहां जहां पर है वहां बड़े फैसले लेने में जहां थोड़ी हिचक थी, अब कोई हिचक नहीं रहेगी। बड़े फैसले पर पूरी मजबूती के साथ मुहर लगाई जाएगी। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। महाराष्ट्र चुनाव में आए अप्रत्याशित नतीजों ने कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी की नींद उड़ा दी है। जिस तरह से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी केवल 49 सीटों पर सिमट कर रह गई, उससे कई नेताओं के तो राजनीतिक करियर पर ही सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर बीजेपी के विरोधी और कट्टरपंथी इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव का असर अब देश की राजनीति में भी पड़ेगा। और वो कैसे पड़ेगा, वो भी आपको 5 पॉइंट में बता देते हैं। नंबर 1, वक्फ बिल समेत अन्य विधेयकों को मिलेगी रफ्तार। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में मिली जीत के बाद मोदी सरकार का आत्मविश्वास कहीं ना कहीं बढ़ा होगा, जिसके बाद मोदी सरकार अब पूरे आत्मविश्वास के साथ वक्फ संशोधन विधेयक पर आगे बढ़ेगी और वक्फ बोर्ड की मनमानी को पूरा दमखम लगाकर रोकेगी। नंबर 2, एक है तो सेफ है नारे के साथ हिंदू एकजुटता पर फोकस। क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में हिंदुत्व के नए संस्करण एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे नारे की भी अग्नि परीक्षा थी, जिसमें बीजेपी को जीत मिली है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी अपने हिंदुत्व के कोर एजेंडे को आगे बढ़ाएगी और हिंदुओं को जातियों में बांटने वाले लोगों पर खुलकर प्रहार करेगी। नंबर 3, बीजेपी का कांग्रेस पर सीधा दबदबा। जो बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद से दबाव में थी और कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो रहा है, वो कांग्रेस हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में हुई सीधी लड़ाई में बीजेपी से चुनाव हारकर बैकफुट पर आ गई है
और ये चुनाव जीतकर बीजेपी ने सिद्ध कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन का तुक्का लगा था और बीजेपी के खिलाफ लोगों में कोई नाराजगी नहीं है। नंबर 4, कांग्रेस के वर्चस्व में आई कमी। महाराष्ट्र में कांग्रेस के बुरे प्रदर्शन का असर भी पड़ा है कि कांग्रेस को ज्यादातर सीटों में मिली हार ने इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के नेतृत्व को कमजोर कर दिया है। इस हार के बाद कांग्रेस को इंडी गठबंधन के अंदर अपने ही सहयोगी दलों से चुनौती मिल सकती है, खासकर आम आदमी पार्टी जैसे दलों से जो दिल्ली में अगली बड़ी परीक्षा के लिए तैयार है। नंबर 5, बीजेपी का दबदबा बरकरार। चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष आरोप लगा रहा था कि बीजेपी ने पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया है और आम जनता की अनदेखी की है, लेकिन महाराष्ट्र के नतीजे ये साबित करते हैं कि इन आरोपों का मतदाताओं पर कोई असर नहीं पड़ा है और मोदी का जलवा बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाराष्ट्र में जीत के बाद जिस तरीके से बीजेपी जीत को लेकर अतिशय से लबरेज है, इस बीच बड़ी खबर दरअसल झारखंड से आ रही है, जहां पे झारखंड में भी सरकार के गठन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से राज्यपाल से मुलाकात की और मुलाकात के बाद दरअसल जानकारी ये बता रहे कि 28 नवंबर को झारखंड में नई सरकार का शपथ ग्रहण संभव है। तो देखिए, महाराष्ट्र में भी सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज है, तो वही झारखंड में अगर बात करें हम, तो झारखंड में 28 नवंबर को शपथ ग्रहण किया जाएगा। आज हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात की है, सरकार बनाने का दावा पेश किया है और राजभवन की ओर से भी सरकार बनाने को लेकर के जो आमंत्रण है वो मिल गया है। और क्या कुछ कहा गया हेमंत सोरेन की ओर से, सुनवाते हैं आपको। हम लोगों ने अपना वर्तमान सरकार से इस्तीफा देते हुए आगामी सरकार की गठन की रिक्वेस्ट और निवेदन और दावा हम लोगों ने पेश किया है महामहिम जी के समक्ष। 28 तारीख को शपथ समारोह का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। और अब बात उत्तर प्रदेश की भी कर लेते हैं। यूपी उपचुनाव में 9 सीटों में से 7 सीटें बीजेपी जीतने में सफल रही है, लेकिन इस जीत के बाद लगातार अब ईवीएम कटघरे में है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बसपा हो। ठीकरा हार का सीधे सीधे ईवीएम पर फोड़ा जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। चुनाव में हार मिलने के बाद ईवीएम पर सवाल खड़े करने की अदावत इस देश में सालों से चली आ रही है। यूपी उपचुनाव में बीजेपी को 9 में से 7 सीटें मिली, तो विपक्षी दलों ने एक बार फिर ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ दिया, जिसकी शुरुआत की समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उपचुनाव में मिली हार के लिए अब 2 कारण बता रहे हैं। पहला ये कि सपा के वोटरों को वोट डालने से रोका गया और दूसरा ये कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई। और जब कभी भी निष्पक्ष जांच होगी, जिस समय निष्पक्ष जांच होगी और तमाम वीडियोस जो या सीसीटीवी के माध्यम से जो रिकॉर्डिंग होती है बूथ की, जब उसकी सच्चाई सामने आएगी तो पता लगेगा कि वोटर्स ने वोट नहीं डाला, वहां के कौन वोटर बन गए ये भी किसी को नहीं पता। अगर ईवीएम की कोई फॉरेंसिक जांच संभव हो तो बटन दबाने के पैटर्न से ही पता चल जाएगा कि एक ही उंगली से कितनी बार बटन दबाया गया है। सपा के मुखिया हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे हैं और पुलिस प्रशासन पर सपा वोटरों को वोट न डालने देने का आरोप लगा रहे हैं, तो उनकी ही पार्टी के दूसरे नेता भी अखिलेश के सुर में सुर मिलाते नजर आते हैं। संभल में आज सर्वे करने गई थी टीम, वहाँ पर पत्थरबाजी हुई है पुलिस के ऊपर। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी, बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश हो। ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने की कवायद शुरू हुई तो मायावती भी पीछे नहीं रही। यूपी उपचुनाव में सुपड़ा साफ हो जाने के बाद तो मायावती ने भी बीएसपी को मिली बुरी हार के लिए ईवीएम को ही जिम्मेदार ठहराया। पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे।
और अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बड़े दुख व चिंता की बात है। हैरानी की बात तो यह है कि झारखंड में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को प्रचंड जीत मिली, लेकिन जहां जीत मिली उन सीटों पर ईवीएम के हैक होने वाले दावे कोई नहीं कर रहा। इसलिए विपक्ष के इस दोहरे रवैये पर बीजेपी का सवाल है और ईवीएम के हैक होने का दावा करने वालों पर तंज कसा जा रहा है। अब लगता है कि आज रात में श्री अखिलेश यादव जी को नींद तो नहीं आई होगी, करवट बदलते रहे अब गुमराह करने के लिए कि हम शपथ पत्र भरवाएंगे, शिकायत करेंगे। अरे भाई, जो शिकायत करना है तो आप तो चुनाव के दौरान भी करते रहे। आप तो सीसामऊ विधानसभा सीट का उपचुनाव रद्द करने की मांग करते रहे, जरा उसकी भी मांग दोहराओगे? बीजेपी नेता अब ये आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम गड़बड़ नहीं बल्कि विपक्ष के नेताओं के दिमाग में गड़बड़ है और वो हार को पचा नहीं पा रहे। मीठा मीठा घट घट तीता तीता थू थू। जब ये झारखंड में जीत जाए तो बड़ा अच्छा, इनके फेवर में आ जाए तब ईवीएम ठीक है। अरे जनता ने नकार दिया। गौरतलब है कि यूपी में 9 सीटों पर हुआ उपचुनाव सीएम योगी और अखिलेश यादव के लिए नाक की लड़ाई बन गया था। अखिलेश यादव को चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके यह सिद्ध करना था कि लोकसभा चुनाव में कोई तुक्का नहीं लगा बल्कि तीर लगा था। तो वहीं सीएम योगी को यह दिखाना था कि सरकार के खिलाफ जनता में कोई नाराजगी नहीं है और नाक की इस लड़ाई में सीएम योगी ने बाजी मार ली। यूपी की 9 में से 7 सीटें, जिनमें गाजियाबाद, मझुआ, मीरापुर, खैर, फूलपुर, कुंदरकी और कटेहरी जीतकर सीएम योगी ने दिखा दिया कि उनका जलवा कायम है और 2027 में जब विधानसभा चुनाव का फाइनल होगा तो वो अपने विरोधियों को चारों खाने चित्त कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।